हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये प्रश्न हमने हाल ही में पिछले 2-3 साल में जो एसएससी द्वारा कंडक्ट कराई गई विभिन्न एग्जाम्स है उसमें से चुने हुए हैं, ताकि आप ये जान पाएँ कि अभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों का क्या डिफ़िकल्टी लेवल है, क्या ट्रेंड है। हमने लगभग सभी टॉपिक के प्रश्न इस वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश की है, ताकि आपकी सभी रीजनिंग के टॉपिक्स की तैयारी अच्छे से हो पाए। आप जानते हैं कि रिवाइज्ड एग्ज़ाम कैलेंडर के हिसाब से एग्ज़ाम शेड्यूल के हिसाब से अब ज़्यादा समय हमारे पास बचा नहीं है, मुश्किल से 2 महीने का समय बचा हुआ है और हमें हमारी एग्ज़ाम्स उसके बाद फेस करनी है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो सीरीज़ हर्षाली एकेडमी लेके आए हैं। इससे पहले हम लगभग सभी टॉपिक्स पे, रीजनिंग के जितने भी टॉपिक्स हैं, सक्सेसफुली वीडियो सीरीज़ हमारे चैनल पे लॉन्च कर चुके हैं। आने वाले समय में भी हम टॉपिक वाइज वीडियोस भी लेके आएंगे, ताकि आप टॉपिक के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार भी रीजनिंग की अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएँ। इन वीडियो को देखने से आप अपने प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं और अपना रीजनिंग में स्कोर बढ़ा सकते हैं। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो नंबर सीरीज पे आधारित है। इस दी हुई श्रृंखला में हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो जब भी नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न हमारे सामने आता है, हम इस केस में क्या करते हैं, हम उस केस में हमेशा संख्याओं के बीच का अंतर निकालते हैं। अगर संख्याएं एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा बड़े अंतर से बड़ी या छोटी हो रही हैं, तो हमें हमारा उत्तर गुणा या भाग या स्क्वायर या क्यूब से मिलेगा, और इसी के विपरीत अगर संख्याओं के बीच में अंतर कम है तो हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस से ही मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। 41 दिया हुआ है, 43 दिया हुआ है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया? 41 से 43 मतलब +2 हो गया। 43 से 47 पे आए मतलब कितना हो गया? +4 हो गया। 47 से 53 पे आए मतलब ये कितना हो गया? 47 से 53 मतलब +6 हो गया। 53 से 61 पे आए मतलब ये कितना हो गया? ये +8 हो गया। तो श्रृंखला कैसे आगे बढ़ रही है? +2 +4 +6 +8। तो +8 के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? +10 आ जाएगा। तो 61 में अगर हम 10 जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है? 71 मिलता है, और ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। काफ़ी सिंपल लॉजिक था दोस्तों। इसे हम, अगर परीक्षा में ये प्रश्न आता है तो हमें 15 से 20 सेकंड लगने चाहिए इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए। वो जब होगा जब हम ऐसे प्रकार के ऐसे प्रश्नों की काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके होंगे। कम से कम 200-300 प्रश्न हमने हल कर लिए होंगे, और अभी हमारे पास 2 महीने का समय है। अगर इन 2 महीनों में हम प्रतिदिन 2 घंटे या 3 घंटे भी रीजनिंग की प्रैक्टिस करते हैं, तो इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है और रीजनिंग में काफ़ी अच्छा स्कोर, क्वालिफाइंग स्कोर किया जा सकता है। आगे चलते हैं। फिर से नंबर सीरीज का प्रश्न है। अब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। देखते से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो संख्याएं एक दूसरे से तुलनात्मक रूप से काफ़ी ज़्यादा बड़े अंतर से बढ़ रही है। यहाँ दिया हुआ है 10, यहाँ दिया हुआ है 59, 59 के बाद दिया क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे? 353 दिया हुआ है। फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है, फिर 12,701 है, फिर 76,205 है, फिर 4,57,229 है। तो अब जब भी ऐसा होता है तो हमें हमारा उत्तर या तो गुणा या भाग से मिलेगा या स्क्वायर या क्यूब से मिलेगा। 10, 59, 353 ये किसी के भी स्क्वायर या क्यूब के पास नहीं है। अगर गुणा या भाग का लॉजिक लगाएं तो 10 से लेके अगर 59 आना हो तो हम कैसे आ सकते हैं? 10 का अगर हम 6 गुना करें तो हमको मिलता है 60, और 60 में से अगर 1 घटा दें तो मिलता है 59। मतलब ये लॉजिक हो सकता है कि इंटू 6 -1, 10 में 6 का गुणा किया, 1 घटा दिया। अब ये कितना है? 59। 59 में अगर हम 6 का गुणा कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? 59 में अगर हम 6 का गुणा कर देंगे तो 9 छंकी 54, हासिल क्या है? 5, 6 पंजा 30 और 5 35, 354। 354 में से अगर 1 घटा दिया तो हमको 353 मिला। मतलब यहाँ पे भी क्या हुआ? इंटू 6 -1 हुआ। तो अभी श्रृंखला कैसे आगे बढ़ी? इंटू 6 -1 इंटू 6 -1। अब यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, इन दोनों के बीच में देख लेते हैं। यहाँ पे भी गुणा 6 करेंगे तो 12,000 में अगर 6 का गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 72,000 मिलेगा। और 701 में अगर हम 6 का गुणा करेंगे तो 7 छंग 42, मतलब ये हो गया 72,000। ये परीक्षा में कैसे हल करना है वो मैं बता रहा हूँ आपको। 7 छंग 4206, 4206, तो ये कितना हो गया? 76206, और 1 घटाने पे 76205। इसके बाद मैं आपको एक बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, जिससे कि आपको परीक्षा में इसको हल करने की, मतलब पूरा गुणा करने की ज़रूरत ही नहीं है।
तो अब श्रृंखला कैसे आगे बढ़ी, इंटू 6 - 1 इंटू 6 - 1 इंटू 6 - 1। यहाँ पे भी क्या कर देंगे, 353 में 6 का गुणा करेंगे, 353 में 6 का गुणा किया तो 6 तिया 18, हासिल क्या है 1, 6 पंजे 30 और 1 31 की 1, हासिल क्या है 3, 6 तिया 18, 18 18 आएगा। ये कुछ गलत किया है दोस्तों, 353 गुणा 6 कर देते हैं तो 6 तिया 18 की 8, हासिल क्या है 1, 6 पंजा 30 और 1 31, हासिल क्या है 3, 6 तिया 18 और 3 21, 2118 और -1 करेंगे तो 2117। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। मैं बता रहा था कि इसमें हमें शॉर्ट ट्रिक का कैसे इस्तेमाल करना है। जब हमको यहाँ पे पैटर्न मिल गया कि इंटू 6 - 1 हो रहा है, इंटू 6 - 1 हो रहा है, यहाँ से 2 की पुष्टि हो गई है, तो अब हमें यहाँ पे पूरा गुणा करने की ज़रूरत ही नहीं। कैसे नहीं, देखिए पैटर्न पकड़ने की कोशिश करते हैं। 10 का इकाई का अंक क्या है 0, 0 में अगर हम 6 का गुणा कर देते हैं तो हमको क्या मिलता है, 0 में किसी भी संख्या का गुणा करने पे हमको 0 ही मिलता है। तो हम क्या करते हैं, जो हमको गुणनफल मिला है उसका इकाई का अंक लिखते हैं, और अगर मान लेते हैं कि वो इकाई का अंक 0 है या जो भी नंबर आता है हम उसके आगे 1 लिख देते हैं। तो अब क्या हुआ, आपने आपका इकाई का अंक यहाँ पे क्या बन गया, 0 बन गया, और 2 अंकों की संख्या क्या बन गई, 10 बन गई। 10 में से 1 घटाने पे अंत में क्या मिलेगा अपने को, 9 मिलेगा। तो हमारा जो अगली संख्या होगी उसमें इकाई का अंक क्या हो गया, 9 हो गया। अब 9 में फिर से हमने 6 का गुणा किया, 9 में अगर हम 6 का गुणा कर देते हैं तो क्या मिलता है हमको, 54 मिलता है। 54 में से अगर हम 1 घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 53। तो हमारी जो अगली संख्या होगी उसका इकाई का अंक क्या होगा, 3 होगा। अब फिर से क्या किया हमने, 3 में हम 6 का गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 18 मिलेगा, और 18 में से अगर हम 1 घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 17 मिलेगा। तो हमारा जो उत्तर होगा उसमें इकाई का अंक 7 का होगा। तो हमने देखा कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी रूल आउट हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी रूल रूल आउट हो जाता है। अब 18 में से 1 घटाया है तो 7 और 1 17 होगा। तो हमारे जो दहाई का इकाई का अंक 7 होगा और दहाई का अंक 1 होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए, हम इस शॉर्ट ट्रिक से भी इसको हल कर सकते हैं। यहाँ पे भी वही पैटर्न लगा है, 1 में 6 का गुणा किया तो 6 मिला, और 6 में से 1 घटाया तो 5। तो इकाई का अंक यहाँ पे क्या हो गया, 5 हो गया। यहाँ पे भी देखिए वही पैटर्न लगा है, 5 में अगर हम 6 का गुणा करेंगे मिलेगा 30, 30 में से अगर 1 घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 29। ये 29 दिया हुआ है। इस तरीके से हम समय बचा सकते हैं पूरा गुणा करने की बजाय। अगर ये ट्रिक आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रकार का कंटेंट हमारे चैनल पे भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आगे चलते हैं। अब ये देखिए ब्लड रिलेशन का फैमिली ट्री का प्रश्न है। हमसे क्या कहा गया है, भारती छवि की बहन है, अवनी भारती की माँ है, छवि ध्रुव की पत्नी है, ध्रुव ईशा का पिता है, ईशा की नानी कौन है। जब भी फैमिली ट्री से संबंधित प्रश्न आता है तो हमें एक दो चीज़ें जो ध्यान रखनी होती है वो क्या होती हैं, कि हमें हमेशा अपनी रियल फैमिली पे इन इन लॉजिक्स को अप्लाई करके देखना चाहिए। और हम यहाँ पे जो कोड यूज़ करते हैं वो कौन से वाले यूज़ करते हैं, हम करते हैं मदर या फादर के लिए हम कौन सा अप या डाउन एरो का इस्तेमाल करते हैं, वन साइडेड। इस प्रकार से मदर या फादर के लिए, ब्रदर या सिस्टर के लिए हम सिंगल साइडेड हॉरिजॉन्टल एरोस का इस्तेमाल करते हैं, और हस्बैंड और वाइफ के लिए हम क्या करते हैं, डबल साइडेड हॉरिजॉन्टल एरोस का इस्तेमाल करते हैं। मेल के लिए हम प्लस का साइन यूज़ करते हैं, और फीमेल के लिए हम माइनस का साइन यूज़ करते हैं। इससे हमें हमारी फैमिली ट्री बनाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। अब ये देखिए भारती छवि की बहन है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे भारती। ये हो गया हमारा भारती। ये किसकी बहन है, ये बहन है छवि की। बहन है इसलिए हमने सिंगल साइडेड एरो का इस्तेमाल किया। भारती भी फीमेल है और छवि भी फीमेल है। अवनी भारती की माँ है, भारती की माँ कौन है, अवनी है। माँ है इसलिए सिंगल साइडेड अप या डाउन एरो यूज करेंगे, और ये कौन है, अवनी है। उसके बाद क्या कहा गया है, छवि ध्रुव की पत्नी है। किसकी पत्नी है, ध्रुव की पत्नी है। तो छवि का पति कौन हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा, और पति पत्नी है इसलिए हमने ये डबल साइडेड हॉरिजॉन्टल एरोज यूज किए। ये हो गया ध्रुव। यहाँ तक फैमिली ट्री बन गया। ध्रुव ईशा का पिता है, ध्रुव किसका पिता है, ईशा का पिता है। तो ध्रुव की डॉटर कौन है, ईशा हो गई। ये ईशा ध्रुव की डॉटर हो गई।
ईशा की नानी कौन है? तो ध्रुव के पिता कौन हो गए? ईशा के पिता कौन हो गए? ध्रुव हो गए। और ईशा की माता कौन हो गई? छवि। माता की माता को नानी कहा जाता है। तो ईशा की माता है छवि, और छवि की माता कौन है? छवि की माँ कौन है? अवनी है, क्योंकि ये दोनों भाई बहन हैं। तो ईशा की नानी कौन हो गई? अवनी हो गई। अगर परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न आता है तो हमें लगभग 45 से 50 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। जैसे ही हमारा फैमिली ट्री बनता है हम इसका उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। ये सिंबल्स हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं इस प्रकार का फैमिली ट्री बनाने में। आगे चलते हैं। फिर से फैमिली ट्री का प्रश्न आ गया, यदि सुमन राजेश की पत्नी के बेटे की पत्नी है तो सुमन का राजेश से क्या संबंध है? सुमन कौन है? राजेश की पत्नी के बेटे की पत्नी है। राजेश, यहाँ पे ये राजेश है, ठीक है। अब राजेश की पत्नी, ये हो गई उसकी वाइफ, ये राजेश की वाइफ है। हमसे क्या कहा गया? राजेश की पत्नी का बेटा। राजेश की पत्नी का बेटा मतलब कौन हो गया? ये वाइफ है, और उसका उसका बेटा कौन हो गया? ये बेटा हो गया सन। और ये कौन है? सुमन है। सुमन राजेश की पत्नी के बेटे की पत्नी है, तो ये कौन हो गया? इसका सन है। और सन की पत्नी कौन है? ये कौन है? सुमन है। मतलब राजेश और ये हस्बैंड वाइफ हो गए, उनका बेटा हो गया, और बेटे की पत्नी कौन है? सुमन है। तो अब क्या पूछा गया है? सुमन और राजेश का क्या संबंध है? तो ये दोनों पति पत्नी है, उनका बेटा ये हो गया, और ये बेटे की वाइफ है, मतलब ये उसकी बहू हो गई। तो ये क्या हो जाएगा? बेटे की पत्नी को हम क्या कहते हैं? बहू कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है कि JR11 KT से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार VM22 WO 27 से संबंधित है। उसी समान तर्क का अनुसरण करते हुए DS18 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्या क्या है दिया हुआ है? JR11 ये किससे संबंधित है? ये KT16 से संबंधित है। प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट लगाते हैं जब भी अल्फ़ाबेट से संबंधित प्रॉब्लम हमारे पास आती है। हम जानते हैं अंग्रेजी की वर्णमाला में ABC से लेके XYZ तक 26 लेटर होते हैं। हम प्लेस वैल्यू लिख देते हैं। इनकी फर्स्ट सीरीज की प्लेस वैल्यू क्या लिखते हैं? ए की प्लेस वैल्यू हो जाती है 1, चूंकि वो ए पहले स्थान पे आता है, बी दूसरे स्थान पे आता है तो 2, सी तीसरे स्थान पे आता है तो 3, और इसी प्रकार एक्स हो जाता है 24 पे, वाई हो जाता है 25 पे, जेड हो जाता है हमारा 26 पे। सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू की भी कभी कभी हमको किसी किसी प्रश्न में ज़रूरत पड़ती है। जब z के बाद हम फिर से ए बी सी लिखना चालू कर देते हैं तो हम क्या करते हैं? ए को 27वें नंबर पे मान लेते हैं, बी को 28वें नंबर पे मान लेते हैं। तो ये ए हो जाएगा 27 पे, बी हो जाएगा 28 पे, सी हो जाएगा 29 पे। यही क्रम यहाँ पे आगे जारी रहेगा। कभी कभी अपोजिट पेयर रहते हैं, अपोजिट पेयर के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है जब दो लेटर दिए हुए हों और उनकी जो प्लेस वैल्यू का सम हो, अगर वो 27 हो तो हम उनको एक दूसरे के अपोजिट पेयर कहते हैं। जैसे ए और जेड, ए की प्लेस वैल्यू होती है 1 पे, जेड की प्लेस वैल्यू होती है 26 पे, दोनों को जोड़ने पे 27 मिलता है। इन तीन कॉन्सेप्ट की हमको मुख्यतः ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए, जे की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 10, आर की प्लेस वैल्यू होती है 18, के की प्लेस वैल्यू होती है 11 और टी की प्लेस वैल्यू होती है 20। यहाँ पे है 11 से 16 मतलब कितने अंतर हुआ? ये +5 हुआ। 18 से 20 मतलब +2 हुआ, और 10 से 11 मतलब कितना हुआ? ये +1 हुआ। उसी प्रकार VM22, और ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है WO27 से। 22 से 27 आए मतलब ये कितना हुआ? ये +5 हुआ। M हो गया हमारा 13 पे, V हो गया हमारा 22 पे, W हो गया 23 पे, और O हो गया 15 पे। मतलब यहाँ पे क्या हुआ? 13 से 15 मतलब +2, और 22 से 23 +1 हुआ। तो अब इस कैसा चला है ये पैटर्न? +1 +2 +5। तो DS को देख लेते हैं, DS18 +5 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। S हो जाता है 19 पे, D हो जाता है 4 पे, इस पे +1 करेंगे ये होगा 5, इस पे +2 करेंगे ये हो गया 21। 5 मतलब E और 21 मतलब U, EU23 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। परीक्षा में अगर ये प्रश्न आता है तो हमें 50 से लेके 55 सेकंड में ये हल आइडियली कर देना चाहिए, उससे ज़्यादा का समय लगना नहीं चाहिए। वो जब भी होगा जब हमें प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से कंठस्थ हो। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अल्फ़ाबेट सीरीज़ का हमने बिल्कुल बेसिक प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे लॉन्च की हुई है, और काफ़ी सारा वीडियोस हमने कोडिंग डिकोडिंग के भी हमारे
चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी ये तैयारी को और बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इसी बीच आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज़। आगे चलते हैं। अब देखिए एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है। 38-49 से संबंधित है, समान तर्क के अनुसार 64-75 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 83 किसमें से संबंधित है। मात्र 10 सेकंड में होने वाला है सवाल है, मात्र 10 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। क्या दिया हुआ है, 38 किससे संबंधित है, 49 से संबंधित है। इसी प्रकार 64 किससे संबंधित है, 75 से संबंधित है। क्या संबंध है, देखते सही समझ में आ रहा है। इसमें +11 हुआ है, यहाँ पे भी +11 हुआ है। क्या पूछा है अब हमसे, हमसे पूछा है 83 के सामने कौन सी संख्या आएगी, +11 करने पे आएगा 94। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। फिर से कोडिंग डिकोडिंग। पोर्टल को इस प्रकार से लिखा जाता है, क्वाइट को इस प्रकार से लिखा जाता है। प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, PORTAL। P हो गया 16 पे, O हो गया 15 पे, R हो गया 18 पे, T हो गया 20 पे, A हो गया 1 पे, L हो गया हमारा 12 पे। कैसे कोडित किया गया, RQTVCN। R हो गया 18 पे, Q हो गया 17 पे, T हो गया 20 पे, V हो गया 22 पे, C हो गया 3 पे और N हो गया 14 पे। वर्टिकली देखते हैं पहले, 16 से 18 +2, 15 से 17 +2, 18 से 20 +2, 20 से 22 +2, मतलब क्या हो रहा है, +2 हो रहा है यहाँ पे लेटर की प्लेस वैल्यू में। यहाँ पे भी देखिए ये +2, ये +2 और 12 से 14 भी +2। बाकी दूसरे वाले में भी देख लेते हैं, क्वाइट QUIET 17, 21, 9, 5, 20 कैसे कोडित किया गया है, SMKGV। S हो गया हमारा 19 पे, M हो गया हमारा, ये M नहीं है W है, W हो गया हमारा 23 पे, K हो गया हमारा 11 पे, G हो गया 7 पे और V हो गया 22 पे। 17 से 19 +2, 21 से 23 +2, 9 से 11 +2, 5 से 7 +2 और 20 से 22 +2। क्या पूछा गया है, सिंपल को कैसे लिखेंगे। सिंपल अब देख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ SIMPLE। हमारा उत्तर सी होगा। मैं अभी बता देता हूँ दोस्तों कैसे होगा, वो भी देख लेते हैं। S हो गया 19 पे, I हो गया हमारा 9 पे, M हो गया 13 पे, P हो गया 16 पे, L हो गया हमारा 12 पे और E हो गया 5 पे। इसमें +2 कर देंगे, 19 में +2 करने पे मिलता है 21 और 21 की प्लेस वैल्यू पे कौन सा लेटर आता है, U आता है। जैसे ही मैंने देखा कि S19 से +2 करने पे 21 मिलेगा, 21 मतलब U से एकमात्र ऑप्शन शुरू हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो हमें आगे हल करने की ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों। तो परीक्षा में अगर ये प्रश्न आता है तो हमें 40 से 45 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। आगे चलते हैं। फिर से कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। स्पेशल को इस प्रकार से लिखा गया है, पेंशन को इस प्रकार से लिखा गया है। रिलीज को कैसे लिखेंगे, SPECIAL। S हो गया हमारा 19 पे, P हो गया 16 पे, E हो गया 5 पे, C हो गया 3 पे, I हो गया 9 पे, A हो गया 1 पे, L हो गया 12 पे। कोड क्या है, KBJBFOR। K मिलता है हमको 11 पे, B मिलता है हमको 2 पे, J मिलता है हमको 10 पे। उसके बाद और आगे चलते हैं, B हो जाता है हमारा 2 पे, F हो जाता है 6 पे, O हो जाता है हमारा 15 पे और R हो जाता है हमारा 18 पे। तो अब देखिए यहाँ पे कैसे दिया हुआ है, यहाँ पे वर्टिकली हल करने की कोशिश करते हैं। 19 से 11 पे आए मतलब ये कितना हो गया, -8 हुआ। 16 से 2 पे आए मतलब ये -14 हो गया। 5 से 10 पे +5 हुआ। 3 से 2 पे -1 हुआ। तो यहाँ पे हमको कोई सिमेट्री नहीं मिल रही है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, जब सिमेट्री नहीं मिलती डायगोनली देखते हैं। 19 से लेके ये है 19 यहाँ और यहाँ दिया हुआ 18 मतलब -1 हुआ।
16 है, 16 से यहाँ पे 15, यहाँ पे भी -1 हुआ। 5 है, 5 से लेके यहाँ पे 6 हुआ, मतलब ये कितना हुआ, 5 से 6 +1 हुआ। अब है 3, 3 से 2 मतलब -1। तो यहाँ पे क्या पैटर्न लगा हुआ है, -1 +1 का पैटर्न दिख रहा है दोस्तों। यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ पे शुरू वाले में -1 हुआ, दूसरे वाले में 16 से 15 -1 हुआ, तीसरे वाले में 5 से 6 +1 हुआ, चौथे वाले में 3 से 2 -1 हुआ, फिर यहाँ पे क्या हुआ, 9 से 10 ये हुआ +1, फिर 1 से 2 ये हुआ +1 और 12 से 11 -1। तो पैटर्न डायगोनली कैसे चला है, -1 +1 +1 -1, इस तरीके का पैटर्न यहाँ पे फॉलो किया गया है। अब इसी पैटर्न का अनुसरण करते हुए देखते हैं हमारा कोड क्या हो जाएगा, ये हमको देखना है। रिलीज है RELEASE। अब ये हो जाता है हमारा 5 पे, ये हो जाता है 19 पे, ये हो जाता है 1 पे, ये हो जाता है 5 पे, ये हो जाता है 12 पे, ये हो जाता है 5 पे और ये हो जाता है 18 पे। वर्टिक डायगोनली चलना है हमको, यहाँ पे हम -1 कर देंगे, यहाँ पे हम -1 करेंगे तो अब हमको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे -1 करने पे क्या मिलेगा, 5 में से 1 घटाने पे मिलेगा हमको 4। शुरू में 4 मिला, मतलब हमारा जो उत्तर किससे शुरू होगा, डी से शुरू होगा। यहाँ पे ऑप्शन में डी कहीं पे भी नहीं आ रहा है, शायद टाइपिंग एरर है। आगे चलते हैं, उसके बाद क्या होता, -1 के बाद +1 हुआ था, तो 19 में 1 जोड़ने पे हमको क्या मिलेगा, 20। तो डी के बाद आएगा टी, तो दूसरे स्थान पे टी के किस ऑप्शन में आ रहा है, दूसरे स्थान पे टी आ रहा है हमारे ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे फिर से +1 किया, तो एक में एक जोड़ने पे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, 2 मतलब बी, तो डी टी बी। उसके बाद क्या हुआ, फिर -1 हुआ, 5 में से 1 हमने 5 में 5 दिया हुआ है, उसके बाद हमने क्या किया, 5 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 6 मतलब F। तो ये डी टी बी एफ, ये वाले ऑप्शन में यहाँ पे F की जगह D आएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। अब ये देखिए, ये हमारे पास क्लासिफिकेशन का प्रश्न है। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और एक उनसे अलग है। उस शब्द को चुनिए जो बाकियों से अलग है। कौन कौन से शब्द हैं, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर और बल्ब। देखा जाए तो ये चारों क्या हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, लेकिन मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर, इन सब में क्या होता है, ये प्रोसेसर पे काम करते हैं। इनमें सब में अपना प्रोसेसिंग सिस्टम होता है और ये डेटा को प्रोसेस करते हैं। मोबाइल भी करता है, लैपटॉप भी करता है, कंप्यूटर भी करता है। बल्ब जो है डेटा प्रोसेसिंग नहीं करता है, तो बल्ब बाकियों से भिन्न है। आगे चलते हैं। फिर से ये हमारे पास ऑड वन आउट वाला प्रश्न है क्लासिफिकेशन का। उस शब्द को चुनिए जो बाकियों से भिन्न है। कौन कौन से शब्द है, केला, सेब, अंगूर, फूल गोभी। देखते से ही समझ में आ रहा है फूल गोभी सब्जी है, बाकी सब फल हैं। ये तीनों फल हैं, ये सब्जी है। परीक्षा में प्रश्न आता है तो 5 सेकंड भी का समय भी नहीं लगना चाहिए हमको। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार का कंटेंट हमारे चैनल पे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। आप इन वीडियोस को देखेंगे, देखने मात्र से ही, अगर आप इनको रोज़ देखेंगे तो देखने मात्र से ही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी 2 महीने का समय हमारे पास CHSL की एग्ज़ाम में है। इन वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। प्रश्नों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, आप निश्चित रूप से परीक्षा में सफल होंगे। थैंक यू।